हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं HPSC PGT सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट यानी लिखित पेपर पर। और जिस भी भाई बहन ने ये पेपर मेरे पास भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो हरियाणा के जितने भी एस्टेट अभ्यर्थी हैं PGT वाले और वो देखना चाहते हैं कि पेपर किस प्रकार से आता है, तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको भी अपने सपने साकार करने में काफ़ी मदद मिल सके और मिले भी। तो ये देखो, हम शुरुआत से डिस्कस करेंगे। पेपर है आपका कितने घंटे का? 3 घंटे का, ठीक है। और ख़ासकर एस्टेट PGT वाले भी इसे ज़रूर देखें। फिर क्या है, अब आपके अधिकतम यानी आपके कुल नंबर कितने? 150 यानी 150 नंबर हैं, ठीक है। और ये देखेंगे, बाकी हम बाद में जो इस पेपर के आधार पर भी काफ़ी चर्चा करने वाले हैं, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश। कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे की रणनीति किस प्रकार से पेपर करना है ये देख पाओगे। तो यहाँ देखिए, कुल प्रश्न आएंगे आपके 18, मतलब आए थे और आगे भी आएंगे क्योंकि इतनी जल्दी पैटर्न नहीं बदलेगा, ठीक है। कुल प्रश्न है 18 प्रश्न है। अब देखो, अभ्यर्थी को कुल मिलाकर किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी कुल प्रश्न कितने थे? 18 थे। 18 में से आप कुल 15 प्रश्न करोगे, यानी 3 प्रश्न कोई भी छोड़ सकते हो। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 15 इनमें से कर सकते हो, कोई भी 3 छोड़ सकते हो। मतलब कोई अतिरिक्त सीट प्रदान नहीं की जाएगी। कहने का अभिप्राय ये है, जो सीट दी गई है उसी में आपको लिखना होगा। कोई इसके अलावा यानी जो सीट दी गई है उसके अलावा आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, उसी में आपको लिखना होगा। अब आपके मन में ये डर होगा, ओहो फिर तो हम कैसे लिख पाएंगे? वो काफ़ी बड़ी सीट होती है, आराम से उसमें आप लिख सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आगे देने वाले हैं वो आराम से जो भी आपके दिमाग अच्छी प्रकार से लिखें और भय बनाकर ना लिखे भाई हम कहीं हमारा प्रश्न छूट नहीं। बिल्कुल नहीं छूटेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी सीट होती है। तो बिना डर भय के रहे, ऐसे लिखा गया है और आप आराम से अपना प्रश्न पूरा कर सकते हो। उत्तर अधिकृत माध्यम से ही लिखना होगा। अधिकृत माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से लिखे गए उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब जो आपको पेपर मिला है और जो प्रश्न दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको लिखना होगा, उसके बाहर आपको कुछ नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर मिला है, जो प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न सब लिखते हैं, इतनी जानकारी सबको होती है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी प्रत्येक यानी प्रश्न है वो 10 नंबर का है, यानी 10 अंक का है। तो सभी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के समान अंक है, सभी 10-10 नंबर के, यानी 18 के 18 प्रश्न है वो 10-10 नंबर के हैं। आगे बढ़ते, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में अपेक्षित है। अब यहाँ अभ्यर्थी को काफ़ी परेशानी आती है, वो ये आती है कि 200 शब्दों में जब हमें लिखना है तो 200 शब्द कितने होते हैं? तो आप एक बार लिख के देख लेना। मैंने तो अभी देखे थे, जैसे एक लाइन में जैसे आप बिल्कुल ही ऐसे जैसे नॉर्मल लिखते हो, जैसे मैं लिखती हूँ, तो मेरे एक लाइन में कभी 7 से 8 शब्द आ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, आपके अगर आप बहुत जो छोटा लिखते हो तो 10 ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 10 इतने में ही फ़र्क होता है। और चाहे आप कितना बड़ा लिखो छोटा लिखो, चाहे लिख के देख लेना, मैंने तो लिख के देखे हैं। तो यहाँ देखोगे आप 2 से ढाई यानी 200 शब्द 2 से ढाई पेज में आप कंप्लीट कर देते हो। अगर कोई छोटा लिखता है तो 2 पेज में आपके हो जाएंगे, और कोई बड़ा लिखता है तो 2.5 पेज में हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पेज भरे, इससे ज़्यादा भरने की आवश्यकता भी नहीं है। 2 से 3 पेज में अपना प्रश्न कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, मैंने PDF नहीं बनाई है, मैं अगर किसी को चाहिए तो मैं ये PDF बनाकर भेज दूँगी। तो यहाँ देखो, एक मीरा का एक निष्ठ समर्पण ही भक्ति है, सिद्ध कीजिए। तो इसमें ये है पूरा ही कहाँ से पूछा गया है? आरोह भाग 1, आरोह भाग 2 और वितान भाग 1, वितान भाग 2 और व्याकरण से पूछे गए हैं। कुछ जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम के। कहने का अभिप्राय है पूरा का पूरा पेपर NCERT का था, और जिसे हरियाणा में
पीजीटी यानी लेक्चरर बनना है तो वो एनसीईआरटी को ही पढ़ें। ठीक है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देखेंगे आप। और पिछली बार तो साहित्य के पूछे गए थे, लेकिन अब की बार मुझे साहित्य के कहीं प्रश्न नजर नहीं आए, पूरा क्या था आपका एनसीईआरटी था। देखा, मीरा का एक निष्ठ समर्पणी भक्ति सिद्ध कीजिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो ये हरिवंश राय बच्चन का पूछा गया है। देखो यहाँ भी दिया गया है हरिवंश राय बच्चन का जो आत्म परिचय है, आत्म परिचय कविता, उससे पूछा गया है। तो ये भी 10 नंबर का ही था। आगे बढ़ते हैं। और जवाहरलाल नेहरू का जो भारत माता पाठ है तो उस पर पूछा गया, ये भी 10 नंबर का है। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ में तार्किक उत्तर दीजिए। तो जामुन का पेड़ है, उस प्रकार किस प्रकार से एक फाइल दूसरे विभाग से तीसरे विभाग से ऐसे विभागों में चक्कर काटती रहती है, और एक जो इंसान है, सामान्य इंसान, बाद में पता चलता है कि वो कवि है, किस प्रकार से अपने प्राण त्याग देता है। तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये हमारे भारतीय जो कानून प्रक्रिया उसकी कहानी दर्शाई गई है कि सिर्फ कागज कार्रवाई, कागज भरते रहते हैं, लेकिन क्या प्रकार, किस प्रकार से एक सामान्य इंसान का शोषण होता है। बल्कि वो एक हास्य और व्यंग्य कहानी है जो जामुन का पेड़ है। तो ये इसमें लिखना था। पथिका जो राम नरेश त्रिपाठी, तो ये थी, ये भी 10 नंबर का। आलोक धनवा की पतंग कविता है, ये भी 10 नंबर का था। भावार्थ स्पष्ट करना था। और समकालीन विडंबना जो कवितावली से देखा जा सकता है, यानी तुलसीदास की है जो कवितावली, उसमें का था। महादेव वर्मा की जो भक्तिन संस्मरण है, जो उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करनी थी। फिर है जनसंचार माध्यमों की उपादेयता पर प्रकाश डालिए। तो ये जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछा गया था। आगे देखेंगे। फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे शब्द भंडार की परिभाषा पर प्रकाश डालिए। उपसर्ग एवं प्रत्यय को सुधारण से शब्द भंडार, ये तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न है शब्द भंडार में। इसमें आप कितना करोगे। वैसे इन्होंने जो भी प्रश्न किया, इन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। ये हालांकि है ये एक ही प्रश्न, ये 5-5 यानी एक ही करना होगा। लेकिन अगर इन्होंने दोनों किए हैं, यानी एक तो इन्होंने, अगर मान लीजिए उनका और प्रश्न तैयार नहीं था तो ठीक था, लेकिन अगर इनका और प्रश्न तैयार था, मुझे लगता है कि उन्होंने वो प्रश्न वहाँ कि वहाँ हड़बड़ाहट ऐसी होती है, जल्दबाजी, अगर उनका और प्रश्न तैयार था तो वो कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन अगर इन्होंने दोनों किए हैं तो ठीक है, इनको नंबर मिल जाएंगे अलग अलग और ज़्यादा मिलेंगे उससे। लेकिन इन्होंने अगर ये निर्णय लिया है कि सिर्फ इन्होंने एक किया है तो कहीं ना कहीं इन्होंने 2-3 नंबर का क्या ज़रूर लॉस किया होगा। मैं चाहती हूँ उनका चयन हो जाए, और बहुत मेहनत की है इन्होंने, लेकिन हो जाती है ऐसी गलती। लेकिन मैं थोड़ी सी बता रही हूँ कि अगर इन्होंने दोनों प्रश्न किए तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ एक किया है तो 2-3 नंबर का इनका नुकसान ज़रूर होगा। और मैं तो चाहती हूँ इनका चयन हो जाए, वैसे काफ़ी मेहनत की इन्होंने जो भी किया है। अनुपम मिश्र की राजस्थान की रजत बूंदे, भक्ति काल के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो ये साहित्य का प्रश्न आपको देखने को मिला है, ये साहित्य में से पूछा गया है। और ये एक देखा जाए तो ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आधुनिक काल की विशेषता लिखिए, तो ये भी अगर आधुनिक काल की विशेष, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकता है। तो ये दोनों ही प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप तैयार कर लें। ठीक है। फिर है संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण देने हैं, भेद बताने थे। तो ये व्याकरण से पूछा गया है। और अव्यय की परिभाषा देते हुए, तो देखो ये इनका जो भी था, या तो इनको ये दोनों करने हैं, अगर किए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इन्होंने एक किया है तो फिर कहीं ना कहीं ये 2-3 नंबर यहाँ भी इनके चले गए। वैसे देखा जाए तो भाग, अगर देखो एक बात और जांच लो आप, अगर आप एक भाग वाले, जैसे एक प्रश्न में 2 भाग दिए हैं और एक प्रश्न अकेला दिया है, तो देखो अगर आप अलग अलग दोनों आते हैं तो आप अलग अलग को चयन करें, क्योंकि 1-2 नंबर आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक आ रहा है और क्या है एक नहीं आ रहा है, तो आप इसको करें। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर प्रश्न में क्या है 2 भाग दिए, एक प्रश्न के 2 भाग है, अगर दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों करें। लेकिन आपको एक आ रहा है ना, तो उसको आप छोड़ दें, इसको करें आप फिर, क्योंकि फिर आप क्या है, जैसे एक भाग आपका 5 नंबर के चले जाएंगे। अब देखो इनके ये 2 भाग दिए हैं,
तो ये तो दोनों के 10 नंबर के होंगे तो दोनों के नंबर मिलेंगे। अगर इन्होंने एक किया तो एक छोड़ दिया तो ये जाहिर सी बात है इनके 5 नंबर तो ये चले गए। जिसका भी मतलब जो भी करना चाह रही है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, कहीं ये ना सोचे कि मैम ने मुझे टारगेट करके बोल दिया। रेडियो रूपक की निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, तो ये भी जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया। अलंकार की परिभाषा एवं भेदों को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी व्याकरण का है और ये भी क्या है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में बनने की संभावना है। तो इस प्रश्न को भी आप अवश्य तैयार कर लें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेषता लिखिए। तो ये भी आपका जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा गया है। छंद की परिभाषा, तो ये व्याकरण का है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब पेपर का जो ये समझ लीजिए ध्यान से, तो देखो पेपर का स्तर कैसा था, एनसीईआरटी था, व्याकरण था, साहित्य का था। कुछ प्रश्न ऐसे थे 2-3 नंबर के जो साहित्य से पूछे गए थे, 2-3 नंबर माफ़ कीजिए, 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो साहित्य के थे। तो ऐसे 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो व्याकरण के थे, बाकी एनसीईआरटी था। जैसे मैं अगर देखें तो कुल में से 18 प्रश्नों से 10 नंबर आपके एनसीईआरटी से मान के चलें आप, और क्या है 8 प्रश्न आपके जो व्याकरण है और आपका साहित्य और जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आपको ज़्यादा अब आगे अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपके 10 प्रश्न तो कम से कम ये एनसीईआरटी के पूरी तरह तैयार कर लो। बाकी व्याकरण भी आप अच्छी प्रकार से कर लेते हो, तो ये और साहित्य इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो मेन है वो ज़रूर कर लें। अब क्या है, ये एस्टेट वालों जो आपके भाई बंधु एस्टेट, उनके पास जरूर भेज दे, ताकि वो पीजीटी आगे वो भी देने वाले उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही अब बात आती है कि चयन किसका होने वाला है और किसका नहीं। देखो भाई, बात सबको पता है कि सीट कितनी है, 4 है। कुल सीट कितनी है, 4 है। वो भी आपस में कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। जैसे एक एससी की है और 3 क्या है, सामान्य वर्ग यानी जनरल वर्ग की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसने 15 के देखो अब आप कहोगे मैम ये भी तो हो सकता है जिसने 13 प्रश्न अच्छे लिखे हो उनका चयन होगा। बिल्कुल सही बात आपकी, अब हो सकता है अच्छा, लेकिन क्या है अब ये इन्होंने जो भी किया अच्छा किया है, पूरे प्रश्न किए इन्होंने, इनकी पूरी संभावना है भी, मुझे लग रही है इनका होना चाहिए। और जहाँ तक की बात है, अगर हम सीटों को देखते हुए अगर हम पदों की तरफ देखें, अगर हम पद की तरफ देखें, तो जो 14 से 15 के बीच में जिसने प्रश्न किए हैं, 15 वालों का तो अगर उन्होंने अच्छे प्रश्न किए यानी जो पूछा गया है वही लिखा है, तो 15 वालों की तो संभावना है। लेकिन अगर इसने ऐसा होता है कि वहाँ पेपर का दबाव ऐसा हो जाता है कि हम 15 क्वेश्चन तो कर देते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, हम याद करके कुछ जाते हैं और लिखते हम कुछ हैं, तो उनकी ये संभावना है, हो सकता है कि उनकी भाई कुछ कमी रह जाए, तो 14 वालों की भी संभावना हो सकती है कि 14 वालों ने बहुत अच्छा लिखा हो। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो जिनका चयन होने वाला है 14 से 15 प्रश्न के बीच में होने वाला है, जिनके 14 से 15 प्रश्न किए हैं। बाकी नीचे वालों का ये नहीं है कि उन्होंने 13 किए तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, उनकी भी तैयारी अच्छी थी। लेकिन क्या है, मेन कारण जो मुख्य कारण है वो है कि पद बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। जिसने 13 किया उसने भी बहुत अच्छा किया है। और मैं ये चाहती हूँ कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे अलंकार की परिभाषा, संज्ञा के बारे में पूछा है, फिर भक्ति काल और आधुनिक काल में पूछा गया, तो ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये प्रश्न आप अवश्य तैयार करके जाएं, ठीक है। तो मुझे यही कहना था। और प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं था। पेपर क्या है, बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल आसान था, लेकिन ये है कि आपका जो पाठ्यक्रम दिया गया है, कोई भी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर नहीं पूछा गया था। जो भी पूछा गया पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछा गया है। लेकिन इसमें कमी क्या रही है, अब कमी ये रही है कि इसमें आपके पद क्या है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। और अब की बार पद अच्छे आएंगे, जिसका हो जाए, मैं तो चाहती हूँ कि सभी का हो जाए भाई, जिसने अच्छे किए हैं बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ना हो तो भी निराश नहीं होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ आपका चयन। अगर आपकी किस्मत में लेक्चरर बनना नहीं है, तो मैं एक दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो ये पेपर जिसका होना है नहीं होना है, दोनों ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर पर ध्यान दीजिए। अगर किसी को ये चाहिए, हालांकि मैंने ये जल्दबाजी में आपको करवाया है, मैंने इसकी पीडीएफ नहीं बनाई है, मैं इसकी पीडीएफ बना दूंगी। जिसको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। जो हमारा
68 68 49 54, ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। इस पर अवश्य ज्वाइन हो जाए। मैं व्हाट्सअप जो का लिंक है इसके वीडियो के नीचे दे दूँगी, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपस में जो अभ्यर्थी हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं भी कुछ ज़रूरी बातें वहाँ से शेयर करती रहती हूँ, और आप भी को भी जो भी जानकारी पहले आप मुझे शेयर करें तो ये पेपर भी आपको मिल जाएगा। सभी के लिए, जिसने भी वीडियो देखी सबका धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ जो पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम एस्टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की जानकारी इस चैनल के माध्यम से पाओगे। और जितने भी आपके जानकार हैं जो हिंदी से पढ़ रहे हैं सबके पास शेयर ज़रूर करें। और पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।